Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. This is our 10th December daily editorial and current affair analysis module. I'm sure आप लोग उसको रेगुलरली देखते होंगे और आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों क्लैट 2022 का नया बैच 20th दिसंबर से चालू हो रहा है, सो डोंट मिस आउट ऑन इट. ओके, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, विद इन अ वीक our Indian army gets two big shocks. One big shock was, you can say, and that Mon district of Nagaland, ठीक है, जहां पे आर्मी से एक गलती हो जाती है और वहां पे कुछ लोगों की मौत हो जाती है, सिविलियंस की मौत हो जाती है. आपस्पा लगा के रखा हुआ है, ठीक है, और उस आपस्पा का गलत यूज हो गया और यहाँ पे डिमांड हो रही है कि भैया इनको हटाइए, आपस्पा हटाइए. उसी समय पे, उसी वीक में, यू कैन से, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का डेथ हो जाता है. ठीक है, दैट इज कंट्री के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ठीक है, वी लॉस्ट अ वेरी केपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड मिलिटरी लीडर इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट. दिस टुक प्लेस एट कुन्नूर इन द नीलगिरीज ऑफ, यू कैन से, तमिलनाडु. दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये हेलीकॉप्टर इतना पावरफुल नहीं है या हेलीकॉप्टर में लोगों की मौत होती रहती है. ठीक है, और हमारे पास अच्छे हेलीकॉप्टर नहीं है. ऐसा नहीं है. दिस इज अ वर्क हॉर्स ऑफ मिलिट्री. ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा पावरफुल, यू कैन से, हेलीकॉप्टर है. ठीक है, और मतलब कितने नंबर ऑफ किलोमीटर्स पे कितनी डेथ होती है, ठीक है, वो समझना, कितने नंबर ऑफ आवर्स ऑफ फ्लाइंग में कितनी डेथ होती है वो समझना इंपॉर्टेंट है. नहीं कि हमने रंग दे बसंती में देखा कि भैया वहां पे एक से एक हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो जाती है और बड़ा रिवॉल्यूशन चालू होता है. ये ऐसी बात नहीं है. ठीक है, ऐसा है नहीं. ओके, सो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला है दैट वी हैव, यू कैन से, अ काइंड ऑफ इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड ऑन दिस. दोस्तों जो यू कैन से प्राइस सर्विस के कमांडिंग, यू कैन से, चीफ होते हैं, जो CDS होते हैं, ठीक है, उनको, उनकी डेथ पे भारत के लिए बड़ी परेशानी की बात है. ठीक है, तीन सर्विस के हेड है ये, एक तरीके से देखा जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. हमने देखा पिछली बहुत महत्वपूर्ण वॉर में, जैसे अभी तो 1971 का वॉर का सिनारियो चल रहा है, ये सुनो, अच्छा चल नहीं रहा है, सॉरी. ठीक है, उसके 50 साल कंप्लीट हुए. ओके, ठीक है, 3 दिसंबर से लड़ाई चालू हुई थी. ठीक है, वी आर विटनेसिंग द 50 ईयर ऑफ, यू कैन से, बांग्लादेश का डेवलपमेंट, बांग्लादेश का ओरिजिन. ठीक है, हम उसको ऑब्जर्व करें. हमने बहुत मदद करी थी बांग्लादेश को. तो उस 1971 की वॉर देख लीजिए, या 1965 की वॉर देख लीजिए, या 1962 की वॉर देख लीजिए. ठीक है, उन सब में हमने तीन आर्मी के विंग को अच्छी तरीके से यूज नहीं करा और यही बड़े रिफॉर्म के लिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाए गए थे. ठीक है, बहुत जल्दी इनकी मौत हो गई और ये एक अच्छी बात नहीं है. ओके, सो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स had ordered a tri-service inquiry which is headed by Air Marshal मानवेंद्र सिंह. ओके, तो ये भाई साहब इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे. ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत के लिए कि हमें कहीं ना कहीं इसकी सही जानकारी मिलनी चाहिए. बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के टिप्पणी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की कंजेक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन था. ठीक है, हालांकि अभी तक वो पता नहीं है. ठीक है, और इस कनेक्शन को डिस्कार्ड करना चाहे, ठीक है, तो कर भी सकते, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते. बट एनीवे, द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू नो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कि पहले CDS, उनकी वाइफ एंड 11 अदर विक्टिम्स. ठीक है, दैट मीन्स टोटल 13 लोगों की मौत हुई. 14 लोग इसमें थे और उनमें से 13 लोगों की मौत हो गई. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. द प्लेस इज कुन्नूर इन तमिलनाडु. एक बहुत महत्वपूर्ण, एक इनसे रिपोर्ट आया विच इज नोन एज वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट
2022। दोस्तों इनइक्वालिटी, असमानता, ठीक है, एक तरीके से हम मेहनत करके दूसरों से असमान होने की कोशिश करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट। पर ये असमानता, ये इनइक्वालिटी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गलत गलत से चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश कर देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम इनइक्वालिटी की वजह से बड़े बड़े रिवॉल्यूशन होते हैं। इनकम इनइक्वालिटी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, जो इनइक्वालिटी की अदर साइड पे होते हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते। तो ऐसी हम जो सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, नॉट जस्ट यू कैन से अबाउट इंडिया बट अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के साथ हम मानते हैं कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, पूरी वसुधा एक कुटुंब है। तो हम चाहेंगे कि हम यू कैन से इनइक्वालिटी न रखें। इनइक्वालिटी के ऊपर काफ़ी बातें होती रहती हैं। इनफैक्ट जब से यू कैन से सिविलाइजेशन ने होश संभाला है, विच इज़ पॉसिबली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें या चाणक्य के समय की बात करें, ठीक है, या इवन लेट्स से राजा महाराजाओं के ज़माने में बात करें, या इवन कॉलोनियल एरा के बारे में बात किया जाए, या इवन आज आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद के समय की बात किया जाए, इनइक्वालिटी हैज़ ऑलवेज रिमेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के ज़माने में इनइक्वालिटी की बात करने वाले भाई साहब मिस्टर थॉमस पिकेटी बहुत न्यूज़ में रहते हैं। इनफैक्ट ये रिपोर्ट उन्होंने ही लिखा है, उनके द्वारा कुछ और, उनके साथ मिलकर कुछ और महत्वपूर्ण लोगों ने इसके बारे में बात किया है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है उसका फॉरवर्ड, ठीक है, अभिजीत बनर्जी एंड एस्टर डुफ्लो ने लिखा है, जो नोबेल लॉरिएट थे। अभिजीत बनर्जी जो इंडियन ओरिजिन के थे, जिनको लास्ट ईयर, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर एक से नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो उन्होंने उसके फॉरवर्ड में लिखा है, द जॉब ऑफ होल्डिंग अप अ मिरर टू द वर्ल्ड कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग वन। वर्ल्ड के सामने उसका मिरर एक से पकड़ के रखना और लोगों को दिखाना कि वर्ल्ड कैसा है, ठीक है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। व्हेन द न्यूज़ इज परसिस्टेंटली बैड, इट इज़ इजी इनफ टू फाइंड एक्सक्यूजेस, और ये हमारे पास बुरी न्यूज़ आती है। क्या कहने का मतलब है उनका? उनका कहने का ये मतलब है कि भैया पूरे वर्ल्ड में हमारे पास अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहे हैं। क्यों अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहा है? कंसिस्टेंटली बुरे न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। बुरी न्यूज़ ये है कि इंडिया आज again से among the most unequal कंट्री का पार्ट बन चुका है, ठीक है। दोस्तों ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने again से रिलीज किया था विथ एन एम टू प्रमोट रिसर्च, ठीक है, ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी डायनेमिक्स। ओके, सो दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इट इज़ अ रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, फोकसिंग ऑन द स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। दिस WIL विच इज़ वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब होस्ट्स द वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, ठीक है, जो एक बहुत ही एक्सटेंसिव पब्लिक डेटाबेस है। सोशल साइंटिस्ट ये सब बनाते हैं विद एन एम कि भैया वर्ल्ड इनइक्वालिटी का डेटाबेस बनाया जाए, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई जाए, उसके ऊपर वर्किंग पेपर बनाया जाए, और एकेडमिक सर्कल और पब्लिक डिबेट्स के ऊपर ये बातें करी जाए। आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर। सो इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या थे? पहला फाइंडिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इंडिया स्टैंड्स आउट एज अ पुअर एंड वेरी अनइक्वल सोसाइटी। Top 1% of the population hold more than 1/5 of total national income in 2021, ठीक है, and the bottom half just has 13% of the national income. दोस्तों top 1% contain 20% of national income, and bottom 13% you can say of the income you can say है मतलब is having 50% people, 50% population has 13% of the you can say national income. This is really a bad idea, ठीक है। दोस्तों इंडिया ने जो LPG दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म लिए 1991 के बाद, ठीक है, उसका बेनिफिट ज़्यादातर टॉप के 1% लोगों के हुआ। एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ के बारे में देखा जाए, ठीक है, तो दोस्तों इट स्टैंड्स एट 9,83,000,
it has been observed that the deregulation and liberalization policies implemented in 1991 have led to one of the most extreme increases in income and wealth inequality observed in the world. So 1991 के बाद जो एलपीजी हुआ, उस एलपीजी ने जो इनइक्वालिटी क्रिएट करी वो भारत जैसे देश के अंदर काफी ज्यादा हो गई। जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर बात किया जाए तो फीमेल लेबर इनकम शेयर इज इक्वल टू 18%, which is significantly lower than the average in the Asia, which is 21%, ठीक है, and it is one of the lowest in the world. तो जेंडर इनइक्वालिटी भी काफी बढ़ रही है। कार्बन इनइक्वालिटी के बारे में बात किया जाए, ठीक है, इंडिया इज अ लो कार्बन एमिटर, एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज क्वाइट लेस कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। हाउएवर, ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखा जाए इन टर्म्स ऑफ टोटल क्वांटिटी पूरे वर्ल्ड में वी आर एट नंबर 3। प्राइवेट वेल्थ बहुत बढ़ने लगी है। देयर इज अ राइज ऑफ प्राइवेट वेल्थ इन इमर्जिंग कंट्रीज लाइक चाइना एज वेल एज इंडिया, और इंडिया में भी ये काफी बढ़ी है, ठीक है, और ये प्राइवेट वेल्थ इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, कुछ कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ। देखिए 19 से 80 से के कंपैरिजन में 2020 में प्राइवेट वेल्थ हैज डबल्ड, ह्यूज इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है दोस्तों। प्राइवेट वेल्थ बढ़ने से नुकसान ये होता है कि ये वेल्थ पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाती है, और इसीलिए जब हम बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो हो नहीं पाता है। दोस्तों 10th दिसंबर is every year celebrated as Human Rights Day, मानव अधिकार दिवस। दोस्तों फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 का रिपोर्ट जो 2021 की शुरुआत में रिलीज हुआ था, इट हैज डाउनग्रेडेड इंडियाज स्टेटस फ्रॉम फ्री टू पार्टली फ्री। नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भारत में क्या ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल काफी दिक्कतें हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं पहले ह्यूमन राइट्स डे के बारे में। 10th दिसंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एडॉप्ट किया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एस्टैब्लिश्ड अ सेट ऑफ कॉमन बेसिक वैल्यूज both with regard to the view of human beings and a relationship of human beings with state। ठीक है, 2021 की थीम है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, उसके ऊपर बात हो रही है। दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे का ऑब्जेक्टिव होता है इक्वालिटी प्रमोट किया जाए, पीस, जस्टिस, फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट किया जाए। दोस्तों every individual is entitled rights irrespective of race, color, religion, sex, language, social status and everything। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है। हाउ डू यू नो, मतलब व्हाट आर दोस ह्यूमन राइट्स आर? दोस्तों ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल? It is irrespective of race, color, religion, sex, language, social status। इसके बेसिस के बाद अधिकार नहीं मिलते हैं, सबको मिलते हैं। They are inalienable। ठीक है, ये कैसे inalienable? आदमी से ये बाहर निकाल नहीं सकते हो आप। ठीक है, आदमी है, जिंदा है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसको ये मिलेगा ही मिलेगा। ये सुनो, inalienable है, आप उससे बाहर निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, that is universal, inalienable and they are inherent rights। कैसे बोलते हैं इसको? inherent rights, inherent to all human being। this is very important। दोस्तों ये है ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 10th दिसंबर को डिक्लेयर किया गया, उस दिन अडॉप्ट किया गया, इंडिया ने उसमें एक्टिव पार्ट लिया था। This Universal Declaration of Human Rights comprises of 30 rights and freedom, which includes civil and political rights like right to life, liberty, free speech, privacy, economic and social and cultural rights, ठीक है, right to social security, health, education, उस तरीके के अधिकार होते हैं। दोस्तों ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो कोई ट्रीटी नहीं है। ओके,
thereby it is not creating any legal obligation in the hand of a country. तो कोई ट्रीटी नहीं है तो इसलिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है. परंतु this universal declaration of human rights along with international covenant on civil and political rights and two other original protocols, ठीक है, and international covenant on economic, social and cultural rights and its optional protocol form the so-called the International Bill of Human Rights. So it is not a treaty, but along with various other, you can say, conventions or covenants or a protocol, ठीक है, are creating International Bill of Human Rights. These conventions are also inclusive of Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide 1948, International Convention on Elimination of all forms of racial discrimination, Convention on Elimination of all forms of discrimination against women, Convention on Rights of Child, Convention on Rights of Person with Disability and few others. दोस्तों, India is a party to all this convention. So India is a party to all convention related to human rights. भारत में you can say human rights, you can say commission के establishment करी गई थी with an aim which is what internationally जो इस convention के द्वारा बनाए गए थे. Human Rights Council जो बनाया गया which is known as United Nation Human Rights Council, ठीक है, which is having office of High Commissioner of Human Rights, है ना, which is called OHCHR, ठीक है. It is this body which is intergovernmental body. याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ये बॉडी कैसी है. इज दैट अ स्टेचुटरी बॉडी, इट इज इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, है ना, कैसी बॉडी है, ठीक है. तो ये इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है which is a part of United Nation. It is made up of 47 United Nation member states which are elected by UN General Assembly, ठीक है. And it is a secretariat for Human Rights Council and it is strengthening the promotion and the protection of human rights. There is another body which is international, you can say non-governmental body which is called Amnesty International. It is a very famous NGO, okay. It is a group of volunteers who campaign for human rights. This organization brings out independent reports on the violation of human rights all over the world, ठीक है. भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स के अंदर जो अधिकार के बारे में बात हुई है वो एक तरीके से ह्यूमन राइट्स जैसे ही है. विच मीन्स जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से हमने इनमें से ज़्यादातर राइट्स को फंडामेंटल राइट बोल के रखा हुआ है, which includes right to equality, which is article number 14, to you can say 18, right to freedom, article number 19, right against exploitation, which is article number 20, right to freedom of religion, cultural and educational right, which is article number 25, 26, saving of certain laws and rights of constitutional remedies, article number 32. And then we have directive principles of state policy, which is part 4, that is article number 36 to 51. जहाँ पे राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, right to existence worthy of human dignity, right to free and compulsory education, equal justice and free legal aid, principle of policy to be followed by the state. All those things are bringing, you can say, this human rights in our country. So एक तरीके से देखा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रॉपर बातें हुई है. इसके अलावा कोई स्टेचुटरी प्रोविजन है? बिल्कुल. टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स वी हैव अ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 जो 2019 में अमेंड किया गया था, ठीक है, जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की बात करी, ठीक है, विच इज नोन एज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, विच इज एट यूनियन लेवल एंड एज वेल एज स्टेट लेवल. दोस्तों, ये जो बॉडी है NHRC, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है. हाउएवर इसको बोलते हैं, है ना, पोस्ट ऑफिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस? जो भी भारत के CGI होते हैं रिटायर होने के बाद इस जगह पे यू कैन से इनको
मतलब NHRC के डायरेक्टर बनाया जाता है, चेयरमैन बनाए जाते हैं, ठीक है, वैसा दैट्स हाउ इट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी NHRC के चेयरमैन कौन है, प्लीज बताइए। ओके, आपको कमेंट में बताना है। NDPS एक्ट इस साल तो काफी न्यूज में है, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, पॉपुलरली नोन एज NDPS एक्ट। ओके, ठीक है, प्राइमरली टू कंसोलिडेट नार्कोटिक ड्रग लॉस, ठीक है, और ड्रग ऑफेंसेस को काफी सीरियस माना जाता है। दोस्तों 1989 में ये एक्ट अमेंड किया गया था, ओके, विद अ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस। देयर वाज अ स्पेसिफिक सेक्शन was added in 1989 which was section 27A, जिसने बोला फाइनेंसिंग ऑफ इलिसिट ट्रैफिक, ठीक है, इलिसिट ट्रैफिक का मतलब हो गया प्रोडक्शन, पोजेशन, सेल, परचेस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, द यूज, ठीक है ना, ये सबको इलिसिट ट्रैफिक माना जाएगा। आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती, ठीक है, के ऊपर जो आरोप लगा था NDPS का, वो यही सेक्शन 27A का था। दोस्तों ये जो NDPS एक्ट है उसमें एक चीज समझना जरूरी है कि जो क्वांटिटी होती है वो महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती है, ठीक है। दोस्तों 2001 में हमने इस लॉ को थोड़ा लिबरलाइज किया। हमने बोला जो लोग एडिक्ट है, ठीक है, जो एडिक्ट है, ठीक है, उन लोगों के साथ लिबरल व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात यह हुई कि अब ड्रग्स की 3 कैटेगरी बन गई। कैटेगरी 1 इज अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, कैटेगरी 3 इज अ कॉमर्शियल क्वांटिटी एंड कैटेगरी 2 इज मोर देन स्मॉल बट लेस देन कॉमर्शियल। दोस्तों जब भी किसी के पास स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है तो ऐसा माना जाए कि वो आदमी एडिक्ट है और उसके साथ लिबरल व्यवहार होना चाहिए, उसको कहीं रिहेबिलिटेशन में भेजना चाहिए, उसको जेल में डालने का कोई मतलब होता नहीं है। ओके दोस्तों, इट इज स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई पाया गया तो उसको इम्यूनिटी मिलती है प्रोसिक्यूशन से, ठीक है। दोस्तों कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग इज एन ऑफेंस, ठीक है। क्वांटिटी कम पाई गई आपके पास तो आपको प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा, पर अगर आप कंज्यूम करते थे तो आपके ऊपर अगेन से आरोप लगाया जाएगा। ये देखिए, ये कुछ स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी के बारे में बात है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोकेन, ठीक है, इफ इट इज 2 ग्राम या उससे कम है देन इट इज अ स्मॉल क्वांटिटी। 100 ग्राम इज अ कॉमर्शियल क्वांटिटी। इसके बीच में आता है ये तीसरा कैटेगरी। ये सुनो दोस्तों, ये समझ आया आपको, ये याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज कुछ कुछ न्यूज आइटम ऐसी होती है जो रेगुलरली, ठीक है, न्यूज में आती रहेगी, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक ऐसा नॉलेज गेन करेगी, एक ऐसा नॉलेज, ठीक है, डेवलप करने की कोशिश करेगी, तो हमें ये समझने की जरूरत है। ये सुनो, चलिए ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सिप्री का एक रिपोर्ट। सिप्री फुल फॉर्म है उसका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच इज अ ग्लोबल you can say firm which tracks global arms trade, okay, और ये बताता है कि वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा अगेन से ग्लोबल आर्म परचेज करता है, कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कौन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, वैसा। तो ऑब्वियसली सिप्री के मुताबिक नंबर 1 जो एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है दैट इज अमेरिका, नंबर 1 इंपोर्ट करने वाला कंट्री है दैट इज सऊदी अरेबिया, एंड नंबर 2 पे इंडिया है, ओके। और इस बार इस रिपोर्ट में इंडिया की कुछ 3 कंपनियां, ठीक है, हैव रीच्ड टू टॉप 100 कंपनीज में आया है, ओके, विच आर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। These 3 were ranked among top 100 in arms sale in 2019 as well, ठीक है। तो 2020 का भी रिपोर्ट है ये, उसमें अगेन से हम टॉप 100 में आए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों टॉप कंट्रीज में अभी हमने बताया दैट इज USA इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज विच इज टॉप 100 इन द वर्ल्ड वाइड।
नंबर 2 पे है अगेंस्ट से चाइना, नंबर 3 पे है यूके, नंबर 4 पे रशिया, नंबर 5 पे फ्रांस। ठीक है दोस्तों, इंडिया की इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, विच इज एट 60th नंबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एट 42nd नंबर, एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ठीक है, एट 66th नंबर। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जो आर्म्स का सेल होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई आर्म्स बेचता है विच इज अगेन से यूएसए, एंड दैट इज परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए सो दैट इज मोर देन 50%। ठीक है, इंडिया उसमें काफी कम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, एंड इंडिया का शेयर करीबन 1.2% है, ठीक है, विच इज क्वाइट लेस, but it is good that Indian companies are able to sell arms ammunition to large number of people। दोस्तों जॉय बाइडेन साहब का ये समिट फॉर डेमोक्रेसी was in the news। I believe it is very important for many of you from the exam point of view, क्योंकि इसके बारे में एक ऐसे क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुआ, उसके ऊपर कहीं ना कहीं या तो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आ सकता है। आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, सो ये याद रखिएगा दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन यू कैन से हैज दिस 2-day समिट फॉर डेमोक्रेसी। 2 दिन की समिट थी इनकी। ओके, सो उनमें पहले दिन में उन्होंने ये बातें करी कि डेमोक्रेसी डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट, वी हैव टू रिन्यू इट विथ ईच जनरेशन। हम इसको रिन्यू करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार डेमोक्रेसी आ गई और दुनिया अपने आप चलती रहेगी। नो, दैट्स नॉट डन। ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है। वी हैव टू स्टैंड फॉर जस्टिस, वी हैव टू स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, ठीक है, फॉर फ्री स्पीच, फ्री असेंबली, फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फॉर ऑल इनहेरेंट ह्यूमन राइट्स फॉर एवरी इंडिविजुअल। दोस्तों ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हम से इस डेमोक्रेसी के बारे में बात करें। हमें कॉन्क्रीट कमिटमेंट लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप शांति से बैठेंगे और ये अचीव हो जाएगा। वी नीड टू कॉम्बैट ऑथोरिटेरियनिज्म, वी हैव टू फाइट करप्शन, प्रमोट ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये करने की जरूरत है। यहाँ पे इन्होंने 3 थीम बताई। कौन सी 3 थीम बताई? दैट इज यू कैन से कॉम्बैटिंग ऑथोरिटेरियनिज्म, फाइटिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसी समिट के दौरान चाइना ने एक महत्वपूर्ण कमेंट लगाया दैट चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। चाइना बोला कि हम डेमोक्रेसी है। ठीक है, हम क्या बात मान सकते हैं उनकी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम कुछ बात मान सकते हैं। ठीक है, मिस्टर बाइडेन सेड दैट ही इज लॉन्चिंग प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल। अमेरिका के अंदर भी हम एक डेमोक्रेटिक रिन्यूअल के बारे में बात करते हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब है, विच इज वेरी क्रूशियल। अमेरिका जैसा देश खुलेआम बोलता है कि हमें डेमोक्रेसी को रेगुलरली एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के अंदर भी ऐसी बातें होना बहुत जरूरी है। दोस्तों दिस इज अबाउट 10th of December मॉड्यूल। ठीक है, 20th दिसंबर से एक नया बैच चालू हो रहा है प्रो टैलेंट में, क्लैट 2022 का। दिस इज एन ऑनलाइन बैच, one of the very powerful way of learning and reaching to your goal of getting a top rank into the NLUs। बिल्कुल प्रो टैलेंट के साथ ज्वाइन करिए and I'm sure you're going to enjoy and you are going to get wonderful benefit by pro talent। Okay, thank you and all the best।